अब जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा N2 और प्लस 3H2, ये क्या बना रहा है 2NH3, है ना। अच्छा ये एग्जांपल जरा समझें, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। समय के साथ साथ इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही हैं, घट रही हैं, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसमें भी कुछ सोचने वाली बात है क्या, रिएक्टेंट हमेशा कम है होता है ना। तो बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही कम, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब हमने कहा ये ग्राफ खींचा, यहां पे हमने लिखा मोलर कंसंट्रेशन और यहां लिखा टाइम, ठीक है। अच्छा देखो क्या हो रहा, यहां ये क्या है, ये मान लो हमने क्या लिखा, क्या कंसंट्रेशन किसकी लिखी हमने N2, बताओ ये घट रही कि नहीं घट रही, है ना। ये हमने किसकी कंसंट्रेशन मान लो लिख दी, बताओ, ये कंसंट्रेशन हमने लिख दी H2 की। ये देखो इसका मतलब ही कंसंट्रेशन, ये भी क्या हो रहा घट रहा। अच्छा बताओ ये ग्राफ किसका आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये किसका है NH3, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा इसलिए करवा रहे हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही बढ़ रही है ना। ये देखो ये ग्राफ है, ये देखो ये ग्राफ, अब देखा, थोड़ा और दूर करें हैं, पास से समझ नहीं आ रहा। अब ये वाले रिएक्शन कर लोगे, अच्छा बताओ ये वाली रिएक्शन कर लोगे ना, एक समय ऐसे आएगा कि ये घटने का भी एक लिमिट है, वहीं तक घटेगा, उससे ज्यादा नहीं घटेगा, है ना। और ये इसके बढ़ने का भी एक समय है, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और जहां ये घटना बंद कर दे, जहां ये बढ़ना बंद कर दे, आपस में वही इक्विलिब्रियम है। ठीक है भैया, तो ये रिएक्शन कर ही लोगे। अब ऐसे हम एक एक दूसरी रिएक्शन आपके यहाँ दी गई है, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, सेम बात है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, आगे बढ़ाया जाए, चलो बना लो बना लो। फिर इसके बाद H2 और I2 वाला वो भी एग्जाम्पल आपके यहाँ दे रखा है एनसीईआरटी में, वो भी कर लो। अब लिखो H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, ये भी बना लो, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो आगे लिखो H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, लिख लो अगली रिएक्शन। और ऐसे ग्राफ आप अपने मन से खींचेगा, है ना। यहां लिख लो अगला एग्जाम्पल, H2 प्लस I2, ये क्या बनाएगा 2HI, है ना। अब हमने कहा इसमें आप ले लो मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और यहां ले लो बेटा टाइम। अब देखो समय के साथ साथ इनकी कंसंट्रेशन दोनों की क्या होंगी घटेंगी, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी बढ़ेगी। वैसे ही सेम ग्राफ इसमें दिखा लो, बन गया होगा, है ना। देखो पहले हमने क्या किया, ये H2 का ग्राफ हो गया, ये I2 का ग्राफ हो गया, और ये बताओ किसका, हाँ तो यहाँ लिख लेना कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ I2, ये है कंसंट्रेशन ऑफ HI। अच्छा इनकी दोनों की कंसंट्रेशन घट रही है और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही, ठीक है। ये सब आपके एनसीईआरटी में दे रखे बेटा। ठीक है। अच्छा आप देखो इसी ग्राफ को कितना सुंदर तरीके से खींचा है, यहाँ पे क्या लिखा है मोलर कंसंट्रेशन, और यहाँ लिखा है टाइम, है ना बेटा। अच्छा बताओ अब ये ग्राफ आपका है H2 कॉमा I2 एंड HI, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में है ना। तो देखो क्या होगा, इन दोनों की कंसंट्रेशन घट रही है, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ H2 और एंड कंसंट्रेशन ऑफ I2,
और ये किसकी कंसंट्रेशन है? ये क्या है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ HI। ठीक है। अच्छा यहां क्या आ गया होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ गया, बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ या ना? तो यहां कंसंट्रेशन बराबर नहीं हुई, यहाँ रेट बराबर हुआ। अब इसके बाद ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे घटता चला जाएगा, है ना? लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद जो जितना है वो उतना ही रह जाएगा। रेट बराबर होते हैं, रेट। ये कहानी आप अच्छे समझो। कोई कहे कोई कहे यहां इक्विलिब्रियम है क्या, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद सब इक्विलिब्रियम ही तो है। जहां से इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद सब इक्विलिब्रियम ही तो है, तब कोई चेंज ही नहीं होना है। ये समझ में आया ना? कि पता लगे कहे नहीं इसी जगह पे इक्विलिब्रियम है, आगे इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इसका मतलब क्या, आगे इक्विलिब्रियम फिर से इसके आगे फिर आने वाला है क्या? इक्विलिब्रियम के बाद सब इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा? कोई कहे बताओ यहां इक्विलिब्रियम है? हाँ है। कोई कहे यहां इक्विलिब्रियम है? हाँ है, क्यों इसके बाद सब इक्विलिब्रियम ही तो है ना? पता लगे, छोटा हो गया, ठीक है। कोई पूछे ये इक्विलिब्रियम है, तो क्या बोलोगे? हाँ है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला लिखो। तो आपके एनसीईआरटी देखो, ये दो ग्राफ थे, हमने दोनों खिंचवा दिए, एक ये और एक ये। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अभी इतनी जगह बाकी रह गई क्या? कोई बात नहीं, दुखी ना हो। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। लिखो, स्टार लगा कोई बातें लिखो। लिखो मेथड, लिखो मेथड टू राइट, लिख लो बेटा, हेडिंग एक बना लो। देखो मेथड टू राइट फार्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फार्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फार्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फार्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा N2 और प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, है ना? अब देखो एक शब्द बोला गया है, क्या बोला गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है, ये केसी भी हो सकता है और ये केपी भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी दोनों हो सकता है। तो देखो केसी के फार्मूले में, केसी के फार्मूले में गैस और प्लस लिक्विड, और लिक्विड क्या हो? एक्वस। हर लिक्विड एक्वस थोड़े ना होता है, समझ में आ रहा? लिक्विड अलग बात है, एक्वस अलग बात है। क्लियर है? और केपी के फार्मूले में गैस आएगा ओनली। केपी के फार्मूले में कौन आएगा? गैस। ठीक है। अच्छा ये बात बताओ, और सुनो बेटा, केसी में हमेशा हम केसी के फार्मूले में क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जो हो, जो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो। और केपी के फार्मूले में लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो बेटा, इसको लिख लो, अभी इसी का रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब सुनो बेटा, अब हमने कहा N2 plus 3H2 gives 2NH3,
अच्छा ये क्या है, गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, है ना। हमने कहा इस इक्वेशन के लिए केसी का भी फार्मूला हमें बताओ और इसके लिए केपी का फार्मूला हमें बताओ, ये हमने बोला, है ना। सबसे पहले हम कहा चले, केसी पे। तो केसी में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा प्रोडक्ट के नाम पे अपने पास कौन से, अच्छा बताओ केसी के फार्मूले में क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, गैस, है ना। देखो गैसें हैं, लिक्विड होता है एक तो वो भी कंसीडर करते हैं। तो प्रोडक्ट के नाम पे अपने पास क्या है, NH3। और बताओ इसका स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, यही इसकी पावर बन जाती है। अपान रिएक्टेंट के नाम पे अपने पास क्या है, N2, कंसंट्रेशन ऑफ N2, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। ठीक, ये हो गया केसी का फार्मूला। अब तुमसे कोई कहे केपी का फार्मूला, तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कौन है, NH3, NH3, और इसकी पावर कितनी, वो पावर यहां लगाना, ऐसे लिखना। यही तो आप सिखा क्या रहे हैं इस समय, नहीं नहीं सिखा क्या रहे हैं, हेडिंग पढ़ो, मेथड टू राइट, कैसे लिखते हैं वही सिखा रहे हैं, वही कि ये समझे कैसे होता है, ये कैसे होता है यही तो सिखा रहे हैं, है ना। फिर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, इसकी पावर कुछ है नहीं, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो ये आपका केसी का फार्मूला बना और ये केपी का फार्मूला बना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि दोनों ही फार्मूलों में क्या नहीं लिया गया, सॉलिड। दोनों फार्मूले में सॉलिड कहाँ है, ना केपी में ना केसी में। आगे देखो बेटा, हमने कहा कि CaCO3, अगला इक्वेशन है, CaCO3 को हमने हीट कर दिया, ये टूट गया CaO और प्लस CO2 में, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। हमने कहा फार्मूला ऑफ केपी, देखो इसमें राइट फार्मूला ऑफ केपी एंड केसी, दोनों के फार्मूले में लिख के दिखाओ। केपी और केसी दोनों के फार्मूले लिख के दिखाओ। तो बताओ केसी का फार्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर कुछ है ही नहीं, और केपी का फार्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, खत्म दोनों फार्मूले। अरे इसमें क्या घबराहट थी, रिएक्टेंट आपके सॉलिड है, ये प्रोडक्ट भी आपका सॉलिड है, तो इनको सबको छोड़ो, तो प्रोडक्ट में बचा कौन, CO2, और यहाँ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, खत्म रिएक्शन। ये हो गया, ऐसा आएगा आपको लिखा हुआ है वहां मिलेगा। रेट देखो, अभी केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना। एक बात समझ लेना, रेट और रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत अंतर है। रेट में स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन में लिया जाता है। तो सवाल हम देख लेना, वो रेट पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ये बातें हमने कई बार बोली हैं। रेट पूछेगा तो स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। चलो आगे लिखो बेटा, अगला तुम्हारा आ गया कौन, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, है ना। चलो जैसे हमने एक नॉर्मल रिएक्शन लिख ली, देखो बेटा N1A प्लस N2B गिव्स M1C और प्लस M2D, ये रिएक्शन है। हमने कहा इसके लिए केपी और केसी डिसाइड करना है, ठीक है। और केपी और केसी का फार्मूला तुम्हें याद करना है, तो केपी बराबर क्या होता है बताओ, वेरी गुड, पार्शियल प्रेशर ऑफ
अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ, अच्छा बताओ केसी क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो आगे बढ़ो बेटा। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि केपी आप फार्मूला लिखने लगे हो, केपी और केसी के फार्मूले लिखने लगे हो, और केपी और केसी में रिलेशन बताओ, तो केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये फार्मूला होता है। केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, है ना। अच्छा, ये डेल्टा एनजी क्या है? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ये 5001 ही बार है, कितना बार इसको पढ़ा चुके हैं, है ना। नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, अरे डेल्टा एनजी का फार्मूला बोल रहा हूं, इसका नहीं, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? डेल्टा एनजी बराबर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे तीन बातें हो सकती हैं। कितनी बातें? तीन बातें। पहला, इफ डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, ये एन और जी अलग अलग हैं। डेल्टा एन जी का मतलब होता है गैसियस, जी का मतलब क्या है यहाँ पे? गैसियस, ऐसे लिखना, ये जी मतलब गैसियस। मान लो डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 हो जाए, तो फार्मूला अपने पास क्या है? केपी बराबर केसी आर टी की पावर 0, समथिंग का पावर 0 दैट इज 1। तो यह क्या हो जाएगा? केपी बराबर केसी हो जाएगा। 4 नंबर, क्या नंबर? 4 नंबर। एफ मान लो अच्छा डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? डेल्टा एन जी क्या है बताओ, कैसा है? इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। अच्छा, अब हमने क्या किया? केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अच्छा, डेल्टा एन जी यहां क्या है? डेल्टा एन जी क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ ना कुछ उसका वैल्यू है, 0 से बड़ा है ना। तो यदि मान लो यहां इसका वैल्यू 1 है, मान लो क्या है? 1। अरे 0 से बड़ा कौन आएगा? 1 ही तो आएगा। नहीं क्या 1 के पहले और धीरे धीरे आएगा, पहले 54, फिर 58, फिर 12 आना, नहीं समझ रहे हो? फिर 1 रुपया, 12 आना समझते हो ना, 25 पैसा मतलब 4 आना। देखो, अब सुनिएगा, तो हमने एनजी का वैल्यू कितना मान लिया? डेल्टा एनजी इक्वल टू 1, कितना मान लिया? 1। अच्छा, एक बात बताओ, यदि इसका पावर 1 हो जाएगा तो ये आरटी आरटी ही रहेगा, और आरटी और केसी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो इनके बराबर हो पाए, तो बड़ा कौन है? केपी बड़ा है, किससे? केसी से। 4 नंबर। ऐसा ही पूछेगा, वहां आपको रिएक्शन देगा और बोलेगा बताओ इसमें कौन सा है। अभी हम आपको एक सवाल करवाते हैं इसका। तीसरी बात, इफ डेल्टा एनजी कैसा है? लेस देन 0, दैट इज डेल्टा एनजी क्या है? नेगेटिव, है ना। अब इसके लिए चलो लिख देते हैं यहां पे। देखो, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। अच्छा, डेल्टा एनजी यहां क्या है? निगेटिव, है ना। हमने मान लिया है निगेटिव का 1 है। कितना है? निगेटिव का 1 है, मान लिया। हमने मान लिया यहां डेल्टा एनजी क्या है? निगेटिव का 1। समझ में आ रहा? अच्छा चलो इसी में कर दे निगेटिव पॉजिटिव, नहीं तो पता लगे हम जो मान रहे हैं तो माने वो नहीं।
माने नहीं उसको। तो देखो केपी बराबर केसी और आरटी का पावर हमने क्या किया, माइनस डेल्टा एनजी, माइनस कर दिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, केपी बराबर केसी और अपान आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अब माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बताओ कि जब, अब बताओ केसी और आरटी कहाँ है, डिवाइड में। अब देखो केसी जब इतने से डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड का मतलब होता है कम होना, है ना, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। अब देखो केसी जब डिवाइड हुआ आरटी से, उसके बावजूद ये केपी के बराबर है, तो बड़ा कौन था, केसी इज ग्रेटर देन केपी। देखो जब दो लोग मल्टीप्लाई होके किसी के बराबर हों, तो मल्टीप्लाई वाले छोटे होते हैं और जो उनका सामने है वो बड़ा है, और जब डिवाइड हो रहा हो तो जिसका डिवीजन आप कर रहे हो वो बड़ा। समझ में आ रहा है, यार कोई मैथ वैथ नहीं, तुम्हें थोड़ा समझना है ना, और नहीं इसको निकालना हो तो लो फिर लॉग दोनों साइड। ये समझ में आया। अच्छा क्या सीखा हमने, डेल्टा एन जी जीरो हुआ तो केपी केसी के बराबर हुआ, डेल्टा एन जी जीरो से बड़ा हुआ तो केपी बड़ा, और डेल्टा एन जी निगेटिव हुआ तो केसी बड़ा, है ना। अच्छा बताओ डेल्टा एन जी जीरो तो कौन, केपी केसी बराबर, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तो केपी बड़ा, लेस देन जीरो केसी बड़ा। समझ में आ रहा है, समझ में आ गई बात। चलो ये सब 4 4 नंबर के सवाल हैं। अगला देखो, देखो बेटा फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2, देखो बेटा फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, find relation between Kp and Kc, find relation between Kp and Kc। ऑप्शन नंबर पहला, पहला ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन रिपीट कर दें, क्या था बेटा, फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 equal to 2NH3, find the relation between Kp and Kc। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, Kp is greater than Kc, दूसरा Kc is greater than Kp, तीसरा Kp is equal to Kc, none। बताओ कौन बड़ा है, Kp, Kc, बहुत बढ़िया। देखो N2 plus 3H2 और इक्वल टू 2NH3, सब गैसे हैं तो डेल्टा Ng निकाल लो, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं 2, गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं 4, आंसर आ गया -2 आ गया। अब हमने क्या किया, Kp बराबर Kc और RT का पावर -2 रख दिया, डेल्टा Ng का वैल्यू, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, Kp बराबर Kc और इसको नीचे ले आओ, RT का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। अब बताओ पहले RT का स्क्वायर होगा, फिर वो Kc को डिवाइड करेगा, तब वो Kp के बराबर होगा, तो बड़ा कौन, हाँ Kc बहुत बड़ा देन Kp। समझ में आ रहा है, जैसे हमने कहा ये A बराबर है, ये A बराबर है B इंटू सी, है ना, और यहां हमने लिखा A बराबर है B बाई सी, है ना। अब बहुत ध्यान देखो, अब देखो इनकी तुलना करनी है, मान लो किसकी, और इनकी इनकी तुलना करनी है, मैथ सीख लो थोड़ी। देखो B जब C से मल्टीप्लाई हुए तो A के बराबर हुए, इसका मतलब बड़ा कौन, A। B जब डिवाइड हुआ C से तो A के बराबर, तो इसका मतलब जब डिवाइड नहीं था तो बहुत बड़ा था।
डिवाइड होने का मतलब जब कम पड़ गया तो वो ए के बराबर है। तो सोचो पहले कितना बड़ा रहा होगा ये, है ना। अब देखो ये बहुत छोटा था, बी बहुत छोटा था, है ना। ये जब क्या हुआ, सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए के बराबर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ए इसके रिस्पेक्ट में ग्रेटर है। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। ये थोड़ी मैथ सीख लो, ये इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आया तो कौन सा ही निकला अपना, ए सी इज ग्रेटर देन के पी, ऐसे सवाल आएंगे। अगली एक सुंदर सी हेडिंग डालो। तो लिटिल जगह तो होगी थोड़ी सी, बता रहे हो जगह नहीं है, ऐसा कैसे है। अरे तुम थोड़ा सा मैनेज करो बेटा। देखो बात दो लाइन है, हेडिंग डालो, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। देखो केसी, केसी की यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। केपी का यूनिट क्या होगा, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। कोई कहे केपी केसी की यूनिट होती है तो तुम कहोगे ये वक्त बताएगा। हाँ यही कहना है। मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। लेकिन ये निर्भर करता है कि कंसंट्रेशन यदि कट गई सबकी पावरें तो नो यूनिट, और यदि नहीं कटी तो है यूनिट। समझ में आ रहा। तो कोई कहे केपी केसी की यूनिट होती है तो तुम क्या कहोगे, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। क्लियर है। हाँ ये तो वक्त बताएगा, रिएक्शन बताएगी। तो यही सारी बात है बेटा। लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, है ना। अच्छा ये पढ़ा चुके, वो इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अरे दादा तुम लोग तो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन, डू पे लगा दिए बताओ। ये देखो ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम यहां जुगाड़ लिख लो। बोलो मोड ऑफ टसन, टसन टसन टसन, मोड ऑफ टसन। अरे यार टसन नहीं लिखा बेटा, ये तुमको टसन ना समझ में आ रहा है, टस और न, मोड ऑफ टसन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बस इन्हीं चार चीजों पे डिपेंड करता है। इससे बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं बेटा। कैसे सवाल, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं ये चैप्टर बहुत अच्छा है, चैप्टर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुमको एक बात में बता दूं, जिन सवालों में श्रीधराचार्य लगे उन सवालों को तुम मत लगाना। केमिस्ट्री की मैं बात बोल रहा हूं, है ना। मत लगाना मत लगाना मत लगाना। क्यों, वेरी गुड। उस क्यों के चक्कर में चार सवाल बर्बाद होंगे। समझ में आ रहा है। अब जिस दिन तुमको लगे कि हमें अब हमारा 700 तो पक्का ही है, 720 लाना है, उस दिन तुम लगाना। तुमको एक मैं बात बता दूं, टॉप करने से पहले एक स्टेप होता है सेलेक्ट होना। समझ में आ रहा है। टॉप टॉप करने से पहले क्या स्टेप क्या है, सेलेक्ट होना। समझ में आ रहा। पता लगे हम टॉपर की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन का पता ही नहीं। क्लियर है। जिस दिन तुम सेलेक्ट होने की काबिलियत आ जाएगी
उस दिन आप उस दिन श्रीधरा 4 वाले में अटेंड करना शुरू कर देना सवाल। क्लियर है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो सवाल बहुत लेंदी है उनका। और आप देखना अपनी एनसीईआरटी में देखना, सॉल्व क्वेश्चन जो है वो श्रीधरा 4 से लगाए, इग्नोर करना, इग्नोर। ये रिकॉर्डिंग चल रही, मैं उस पर बोल रहा हूँ, इस बात को समझना। समझ आ रहा? मतलब डंके की चोट पे मैं बोलता हूं उनको इग्नोर करना। जितना तुम इनको इग्नोर कर ले जाओगे उतना बेहतर रहोगे, इस बात को समझो। क्लियर है? अरे जिस दिन तुम हमेशा देखो क्वेश्चन छोटे छोटे लगाने की कोशिश करो, बड़े बड़े सवाल लगने शुरू हो जाएंगे। हम तैयारी उल्टा करते हैं, बड़े सवाल लगाएंगे, आते नहीं है, 4 बार लगा लिए तो रट गए, और सवाल कुछ आया दूसरा तो आ ही नहीं रहा। छोटे सवाल लगाओ, तैयारी करने का तरीका सीखो। क्लियर है? तो ये देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? बताओ, जुगाड़ क्या बताया? मोड ऑफ टसन। अच्छा, देखो टसन का मतलब क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा है ना, स्टोसियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा। मोड ऑफ रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना, नहीं होता क्या? ठीक है बेटा। आगे देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम, concentration of reactant or product, addition of inert gas, either constant pressure or constant volume, catalyst time, इन किसी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? अच्छा आप बताओ कुछ कॉमन बातें बताओ। इनमें से 2 बातें हैं, इसमें से इस पे गोला लगा लेना एक टेम्परेचर पे, और एक गोला इधर लगा लेना कैटालिस्ट पे। ठीक है? देखो टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों डिपेंड करते हैं, जबकि कैटालिस्ट पे इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों डिपेंड नहीं करते हैं। ये कॉमन बात है ना? तो इन दोनों पे निशान लगाओ। देखो क्या लिखा, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज, बहुत क्लियर। देखो क्या क्लियर? दैट इज, इसके पहले कुछ था कि सीधा दैट इज, खैर कोई बात नहीं। देखो इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो अलग अलग चीजें हैं। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, यदि इक्विलिब्रियम चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान चेंज हो और चेंज ना हो, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम चेंज होना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो बॉस कौन निकला? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो क्या है, equilibrium constant is change, then equilibrium will also change. However, if equilibrium is change, then equilibrium constant का मान चेंज हो और चाहे चेंज ना हो। क्लियर है? इधर देखो, देखो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट, बोथ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट चेंज बाय, कौन? कैटालिस्ट। और दूसरा कौन है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टाइम। मतलब इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन तीनों चीजों पे डिपेंड नहीं करते, है ना? और देखो बोथ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज्ड बाय, यानी डिपेंड कहां पे होते हैं? टेम्परेचर पे। ठीक, आज इतना ही रखेंगे बेटा।